हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। इरोजन एंड डिपोजिशन तीसरा डेनुडेशनल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जितने भी क्या क्यों कैसे वाले सवाल है ना आपके मन में सारे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारा रिवीजन भी करना है। रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कंपैरिजन करना है, जो आपकी बुक में नहीं है वो करना है। देखो, अगर हम देखें मोटा मोटी थीम को समझे तो हमने क्या देखा, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमने क्या देखा, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में सर हमने ये देखा कि किस तरह से एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेसेस काम करती है। स्पेसिफिकली एक्सोजेनिक प्रोसेस की बात करें तो उससे अर्थ सरफेस पे चेंज आता है, डिनुडेशनल चेंजेस आते हैं। अब वो जो डिनुडेशन हो रहा है, जो बदलाव आ रहा है, तो वो हमने कौन कौन सा बदलाव किस किस तरह से देखा, तीन प्रोसेसेस देखी थी। वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद में जैसे देखा तो मास मूवमेंट्स के बाद में फिर जैसे अभी देखोगे तो इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक, अब ये तीन तरह की जो डिनुडेशनल प्रोसेसेस हैं, इनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स हैं, तीनों ड्राइविंग फोर्स भी क्या होते हैं, तीनों ड्राइविंग फोर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वेदरिंग की, तो वेदरिंग में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर वर्किंग ऑन दी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है, टेम्परेचर है, हीट है, रेनफॉल है, ये सारी चीजें काम कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेच काम कर रहा है, ठीक है। तो वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग अगर आप जैसे देखोगे तो वो इन सीटू प्रोसेस है, ऑन साइट प्रोसेस है। वहीं के वहीं क्या होता है, पहाड़ टूट जाएगा वेदरिंग के कारण। क्लियर हुआ? वैसे आप मास मूवमेंट में देखोगे तो मास मूवमेंट में जो ड्राइविंग फोर्स है वो अलग हो जाता है। ग्रेविटी इज द मेन ड्राइविंग फोर्स इन मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीज जा रही है, मतलब चीज क्या है, उसमें कोई लड्डू वड्डू नहीं है, चीज यानी जो लैंडमास है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जा रहा है। तीसरा आप क्या देखने वाले हैं, आप इरोजन एंड डिपोजिशन। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप पीछे जो दो डिनुडेशनल प्रोसेसेस पढ़ के आए ना, उनको दिमाग में रखना, कंपेयर करते चलना पैरेलल पे। ठीक है, अब जैसे इरोजन वेदरिंग से कैसे अलग हो जाता है सर, तो इरोजन पहले समझाऊंगा, जब आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा अपने आप, नहीं मिलेगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, देखो क्या है इरोजन, क्या होता है, तो इरोजन इट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिज। एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिज। रॉक डेब्रिज है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि सॉइल पार्टिकल, रॉक डेब्रिज, ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर जाती है। अब मूव कैसे, उनके खुद के पैर नहीं निकल आएंगे, दौड़ के चले जाएंगे। मूव करना यहां पे कैसे हो रहा है, तो मान लो कोई एक एजेंट होता है, इरोजन में इरोजनल एजेंट होता है, ठीक है, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट होता है। कौन, तो एजेंट में एजेंट विनोद टाइप से कोई जेम्स बॉन्ड वगैरह ये नहीं, एजेंट में यहां पे जैसे आप देखोगे तो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, ये सारी चीजें। अब समझो कैसे, अब कोई भी ले लो, रनिंग वाटर ले लिया हमने। अब क्या होता है कि एक रॉक डेब्री, एक पत्थर है, एक पेबल ले लो, चलो छोटा सा और। अब क्या होता है, जब रनिंग वाटर, जब पानी बह के निकलता है, नदी का पानी, बारिश का पानी, तो पानी अपने साथ क्या करेगा, जो भी उसके बीच में आएगा उसको बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है यहां पे, आप जैसे देखोगे इरोजनल प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक्विजिशन, पहले पानी ने अपने साथ लिया उस रॉक को और अपने साथ बोला चलो भाई, ठीक है। तो इस तरह से इरोजन में क्या हो रहा है कि एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज आर नोन एज इरोजन। समझ में आया इरोजन? अब इरोजन वेदरिंग से कैसे अलग है सर? देखो, वेदरिंग में क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो वहीं के वहीं, वो पहाड़ था, वो पहाड़ कहीं जा नहीं रहा है, वहीं के वहीं वो पार्टिकल्स टूट गए। अब इरोजन में क्या होता है कि वो टूटे हुए पार्टिकल्स जो है, सुनो मेरी बात, हमेशा वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं होगी, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अब हम लेकिन सिंप्लीफाइड रखने के लिए उसको ऐसा करें कि जो टूटे हुए पार्टिकल्स है, अब पानी बह के आया उस पहाड़ पे से, तो टूटे हुए पार्टिकल्स जो है वो बह के चले जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो इरोजन का पार्ट होता है। इरोड हो जाना, वहां से खत्म हो जाना। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि इरोजनल एजेंट्स ने काम किया। ठीक है, तो कनेक्ट दी प्रोसेस वेदरिंग होती है। वेदरिंग से क्या होता है, मैसिव रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, वेदरिंग के कारण क्या होता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। अब जरूरी नहीं कि वेदरिंग से ही स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूटेंगे। ठीक, अगर मान लो कि कोई स्मॉलर फ्रेगमेंट ही है पहले से, वो मूव कर जा रहे, तो वेदरिंग हमेशा प्री कंडीशन नहीं होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। वेदरिंग के बिना भी इरोजन हो सकता है। ठीक है, वेदरिंग के बिना भी इरोजन हो सकता है। जैसे क्या होता है कि एक पत्थर था, पानी उसको बहा के यहां ले आया। अब क्या होता है, एक बार बाढ़ आई तो पानी उस पत्थर को वापस बहा के कहीं और ले गया, तो उसका वेदरिंग तो हुआ नहीं। समझ में आया? उसकी वेदरिंग तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी इरोजन तो हो गया। तो ये माइंडसेट मत बनाना है कि हमेशा वेदरिंग प्री कंडीशन रहेगी, वो एड करती है एक तरह से, ऐसे समझ लो, वो क्या करती है, फैसिलिटेट करवाती है, लेकिन हमेशा प्री कंडीशन नहीं बनेगी। खैर, वो डिबेट अभी आगे और समझ में आ जाएगी। सिंपल रखें तो क्या होता है, जो मूवमेंट होता है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है रॉक डेब्रिज का, वो इरोजन होता है। तो वेदरिंग, मैसिव रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स,
ठीक है। एंड इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स, अब वही पैर तो नहीं निकलेंगे ना, तो कैसे जाएंगे, तो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स remove and transport it to other places depending upon the dynamics of each। तो यहां पे इरोजन तो हो गया है, और इरोजन जो हो रहा है तो उसमें एजेंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ग्राउंड वाटर ज्यादा है, ग्राउंड वाटर नहीं, रनिंग वाटर से समझो, ग्राउंड वाटर में भी कंफ्यूज हो जाओगे, आगे क्लियर कर दूंगा। रनिंग वाटर जैसे है, पानी बहुत तेजी से बहता जा रहा है तो इरोजन ज्यादा होगा, ठीक। जैसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एक्सेसिव इरिगेशन हुआ। अब इरिगेशन से इरोजन कैसे हो गया, तो इरिगेशन क्या करता है, पानी दे रहे हो आप फसल को, वो पानी जब बह के जाएगा तो मिट्टी अपने साथ बहा के ले जाएगा, आया ना समझ में, वो कहानी रहती है यहां पे। अब देखो ये तो कोर इरोजन है, मतलब हाँ इरोजन क्या हो रहा है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज, तो रॉक डेब्रीज इधर से उधर हो गई अलग अलग एजेंट्स के कारण, वो इरोजन हो गया। अब इसके साथ साथ में इरोजन एक और काम करता है, देखो तो एब्रेशन बाय रॉक डेब्रीज कैरीड बाय दिस जियोमॉर्फिक एजेंट्स आल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप एब्रेशन मतलब क्या होता है, घर्षण, ठीक है, फ्रिक्शन होता है एक तरह का। तो यहां पे क्या हो रहा है, मान लो विंड चल रही है, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, विंड चल रही है बहुत तेज। अब विंड क्या कर रही है, विंड अपने साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स को उड़ा के ले जा रही है। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब क्या होंगे, किसी भी सरफेस के साथ टकराएंगे ना, तो टकराने से क्या होगा, वो उस सरफेस के साथ जब टकराएंगे तो सरफेस को और तोड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे वेदरिंग नहीं हो रही है, इरोजन से क्या हो रहा है, जो एब्रेशन क्रिएट हो रहा है तो उससे और एक तरह से इरोजन बढ़ेगा। मतलब जो मूवमेंट हो रहा है, एक पत्थर है बहुत तेजी से ऊपर से पहाड़ पे से आ रहा है, क्यों पहाड़ पे से क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको पानी अपने साथ बहा के ला रहा है। अब वो क्या हो रहा है, दूसरे पत्थर से टकराएगा तो उसके दूसरे पत्थर को भी तोड़ दिया उसने, आगे समझ में, वो दूसरा पत्थर जो टूटा है तो वो उसकी जो रॉक डेब्रीज है वो भी पानी के साथ आगे बह के जाने लगेगी, क्लियर हुआ। तो इरोजन को जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी आउट करवाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अगर, तो वो एजेंट्स के कारण हो रहा है, वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, विंड है, वेव्स है, इन सारे कारणों से हो रहा है। फिर साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये रॉक डेब्रीज वगैरह आ रही है तो उससे जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उससे जो एब्रेशन क्रिएट होगा, उससे और इरोजन बढ़ेगा, ठीक। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो वेव्स हैं, वेव्स किस तरह से इरोजन करवाती है, तो स्टैक वगैरह जो ऐसे बनते हैं, अब ये सी की वेव बनती है यहां पे, अब ये पानी टकरा रहा है ना, पानी टकरा रहा है कंटिन्यूसली, तो यहां पे क्या है, पार्टिकल्स यहां के टूट जाएंगे, वो पार्टिकल्स यहां के टूटे, उस पर ग्रेविटी काम कर रही है सारी चीजें, और जो पार्टिकल्स टूटे वो भी वेव्स के साथ फिर क्या करेंगे, एक तरह से बहाव में आएंगे तो टकराएंगे दूसरी चट्टानों से और टूटेगा, ठीक है। तो इरोजन जो है इरोजन को जन्म देता है, ठीक है, इरोजन को जन्म देता है। इरोजन आगे ना समझ में, तो मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है रॉक डेब्रीज का, वो इरोजन होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान रखना है ये सारी चीजें। तो वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस। तो जो वेदरिंग हो रही है, मास वेस्टिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, मतलब वेदरिंग, मास वेस्टिंग अपने पढ़ के आए हो ना पहले, इरोजन जो हो रहा है, तो आर डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस, ये सब डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं, मतलब डिग्रेड करती हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं। आगे समझ में, वेदरिंग में भी आप देखते हो रॉक टूट रही है, मास मूवमेंट में भी क्या हो रहा है कि एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जब क्या कह सकते हैं, रॉक डेब्रीज जा रही है, लैंडस्लाइड आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि एक तरह से डिग्रेडेशन ही हो रहा है, चीजें नष्ट होती है। अब आप ये कह सकते हो हाँ नष्ट होती, कहीं बनती भी है, सब नहीं, जैसे अभी इरोजन में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो दीज ऑल आर द डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस। It is erosion that is largely responsible for continuous changes that the earth surface is undergoing, ठीक है। और इन प्रोसेसेस में इरोजन जो होता है, इरोजन इज द लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंजेस दैट अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। ये स्टेटमेंट बस यूं ही नहीं लिख दिया बुक लिखने वाले ने कि अच्छा लग रहा है लिख दो, इसके पीछे की कहानी समझो। देखो वेदरिंग भी क्या करता है, दिखती बात है, डिग्रेडेशनल प्रोसेस है, वो तोड़ता है चीजों को, ठीक है। मास मूवमेंट में भी आप क्या देखोगे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन इरोजन जो होता है ना, तो इरोजन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंजेस। क्यों? क्योंकि वेदरिंग ऑन साइट प्रोसेस है, वहीं के वहीं हो रहा है, ज्यादा बदलाव ऐसा नहीं आ रहा है, सच विजिबल चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। नो डाउट एक पहाड़ टूट गया तो सर इससे और बड़ा क्या बदलाव लोगे वेदरिंग के कारण, लेकिन वो ऑन साइट है, ठीक है। फिर अगर मास मूवमेंट की बात करोगे तो मास मूवमेंट भी क्या करता है, चेंज लाता है, लेकिन वो यहां से यहां चेंज ला रहा है, ठीक है, और वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन इरोजन जो है, इरोजन कंटिन्यूसली चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। विंड 24 घंटे मूव करती है, विंड अपने साथ पार्टिकल्स को मूव कराती है, पानी 24 घंटे मूव करता है, ठीक है। ग्लेशियर धीरे धीरे खिसकते हैं तो अपने साथ कितना सारा वो मटेरियल को लेके मूव करते जाते हैं। आगे समझ में, वेव्स कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इरोजन जो है, it is erosion that is largely responsible for continuous changes that the earth's surface is undergoing।
समझ में आया ये? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जो डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है, जिसमें मतलब वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ये सारी चीजें लगा दो आप। तो अगर हम स्पेसिफिकली इरोजन और डिपोजिशन की बात करें तो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, अभी डिपोजिशन तो हमने पढ़ा नहीं लाला, ठीक है, अभी सिर्फ इरोजन पे चल रहे हैं। तो इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ध्यान रख लो कि हाँ, पानी ने अपने साथ लिया, रॉक पार्टिकल्स को मूव करवा रहा है। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बोलोगे सर फिजिक्स से तो छोड़ के यहीं आए थे, फिर आ गई काइनेटिक एनर्जी। यहां पे समझने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि अब क्या हो रहा है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने देखा क्या कि मास मूवमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी, ठीक है। वेदरिंग के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ग्रेविटी, ये सारी चीजें, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। वैसे ही अगर क्या होता है, अगर आप जैसे यहां पे देखोगे कि इरोजन एंड डिपोजिशन जो है, ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन जो है, ठीक, यहां पे इरोजन कर लो, इरोजन जो है, तो इरोजन से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। इरोजन के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ड्राइविंग फोर्स होती है। मतलब कि जब जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी मूविंग एनर्जी है, ठीक, मूविंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मान लो यहां पे पानी जा रहा है, तो पानी मूव कर रहा है ना, तो पानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी वहां थी, अब वो मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिल रही है आपको, क्लियर। तो यहां पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, और वाटर, विंड और इसके साथ में जैसे मान लो अब इरोजन प्रोसेस हो रही है, तो इरोजन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि रॉक्स भी जा रही है, तो रॉक्स की भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ड्राइविंग फोर्स जो होता है इरोजन में, ठीक है, तो वो मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल्स इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर, वेव, ग्राउंड वाटर, ये चीज ध्यान रख लेना। तो जो इरोजन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है अर्थ मटेरियल पे, तो वो फैक्टर्स क्या है, जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स है, तो एजेंट्स यही है, विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स और ग्राउंड वाटर। तो विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर जो है, इन्हें समझो जरा, विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर जो है ना, तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। वेव्स और ग्राउंड वाटर जो है क्लाइमेट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। कंफ्यूजन, सर कंफ्यूजन है, ठीक है, ये हमें समझ नहीं आया, बुक में भी लाइन लिखी है, ठीक है, तो वो समझा देता हूं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके पहले ये चीज पढ़ लो। दे रिप्रेजेंट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैशियस, विंड जैसे क्या हो गया, गैस के फॉर्म में है, ठीक है। लिक्विड की अगर बात करें तो रनिंग वाटर हो गया, सॉलिड की अगर बात करें ग्लेशियर्स वगैरह जो हो गए, ठीक है। तो अलग अलग मैटर को, स्टेट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये एजेंट्स जो होते हैं तो इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सवाल कि विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स जो है ये कैसे क्लाइमेट से कंट्रोल होते हैं। देखो, तो विंड जो है, अब विंड आपको पता है कि किधर से किधर चलती है, विंड कहीं भी ऐसे नहीं बस घूमने निकल जाएगी, विंड हमेशा चलेगी कहां से, कि जहां पे हाई प्रेशर होगा, जहां लो प्रेशर होगा, तो सरफेस पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर डिपेंड करेगा सोलर इंसुलेशन पे, तो सोलर इंसुलेशन इज अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। रनिंग वाटर की बात करें, रनिंग वाटर किससे डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन पे। प्रेसिपिटेशन कहां से आएगी, रेन कहां पे आएगी, क्लाइमेट का एलिमेंट होती है, तो प्रेसिपिटेशन, रनिंग वाटर भी क्लाइमेट से कंट्रोल होगा। रनिंग वाटर कहां ज्यादा रहेगा, जहां बारिश हो रही होगी, बारिश इक्वेटर पे ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पे ये वाला जो इरोजनल एजेंट है वो ज्यादा काम करेगा। ग्लेशियर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो ग्लेशियर्स भी काई से बनेंगे, क्लाइमेट से ही ना, क्लाइमेट वहां पे क्या है, कोल्ड पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वहां पे जो पानी है वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लेशियर में। अब वो ग्लेशियर धीरे धीरे खिसकते रहेंगे, वो इरोजन करेंगे अपने साथ में, मोराइंस वगैरह जो बनते हैं ग्लेशियर, ठीक है, ये मैंने आपको उस बुक में बताया भी था। तो उस तरह से क्या है कि ग्लेशियर्स भी क्लाइमेट का पार्ट होगा, क्योंकि क्लाइमेट होगा ठंडा तभी ग्लेशियर्स बनेंगे, क्लियर। अब वेव्स और ग्राउंड वाटर जो है ना, तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ, डायरेक्टली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ क्लाइमेट। वेव्स भी आप ऐसे बोल सकते हो सर विंड वेव को इन्फ्लुएंस करती है तो वो भी क्लाइमेट का पार्ट होगी, लेकिन हम डायरेक्टली अगर देखें तो वेव्स और ग्राउंड वाटर जो है, तो ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर भी डायरेक्ट क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है वो, ठीक है, इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया, क्या एक बार थोड़ा समराइज कर लें क्योंकि फैल गया सब कुछ, ठीक है। इरोजन क्या है समझ में आया आपको। इरोजन के बाद में जैसे अगर हम आगे देखते हैं तो इरोजनल प्रोसेस जो होती है, इरोजनल प्रोसेस में कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इरोजन को जन्म देता है, जब क्या कहते हैं एब्रेशन जो क्रिएट होता है रॉक डेब्रिस के द्वारा, तो उससे इरोजनल प्रोसेस और तेज होती है, फ्रिक्शन और डेवलप होता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस डिग्रेडेशनल प्रोसेस होती है, और इन प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है वो इरोजन ही होती है, क्योंकि इरोजन कंटिन्यूअसली काम करती रहती है, ठीक। अब इरोजनल प्रोसेस जो है तो वो इट इज ड्रिवन बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस चीज की रहती है, तो यहां पे जैसे आप देखोगे विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, ग्राउंड वाटर, इन सारी चीजों का
इन सारी चीजों की काइनेटिक एनर्जी काम कर रही होती है। जैसे विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वेव्स आर कंट्रोल्ड बाय लोकेशन अलोंग विथ इंटरफेस ऑफ लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो आपको मतलब जैसे वेव्स कहां आएगी, बीच पे आएगी ना, कोस्टल रीजन्स में आएगी वेव्स, और वेव्स ऐसा तो ना कहीं भी आ जाएगी। और वेव्स जो है तो वेव्स कंट्रोल की जाती है लोकेशन के हिसाब से। तो जहां पे समुद्र और जमीन मिल रही होंगी वहां वेव्स आएंगी। समुद्र में तो पूरा वेव्स कर रही है लेकिन वो इरोजन नहीं कर रही है। समुद्र में जो वेव्स चल रही है वो इरोजन नहीं कर रही है, लेकिन जो वेव्स कोस्टल एरिया पे आ रही, तो वो मान लो जैसे मैंने आपको ये वाली डायग्राम में दिखाया था जीआईएफ में, क्या कि यहां पे आप देख रहे हैं तो यहां पे वेव्स क्या कर रही है, एक तरह से इरोजन कर रही है, ठीक है। उस इरोजन से डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक। तो वेव्स जहां पे क्या होती है, लैंड और ओशन का इंटरेक्शन होता है, वो यूजुअली कहां होता है, नॉर्मली जैसे देखिए लैंड और उसका इंटरेक्शन किधर गया, हाँ कोस्टल रीजन्स पे, तो वहां पे आपको इरोजन देखने को मिल जाएगा। तो वेव्स आर कंट्रोल्ड बाय द लोकेशन, वेयर एज ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड बाय द लिथोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। लिथोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, देखो ये चीज जो है यहां पे आप जैसे बोलोगे सर कास्ट ट्रॉपोग्राफी का तो आपने वो शब्द ही हटा दिया। कास्ट ट्रॉपोग्राफी जो है ना वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है, अभी यहां पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन समझा देते हैं थोड़ा सा। तो क्या है कास्ट ट्रॉपोग्राफी में, जैसे अगर आप देखोगे ये सरफेस है, ठीक है, मतलब आप खड़े हो यहाँ पे, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है आप देखोगे तो अंडरग्राउंड केव्स होती है, अंडरग्राउंड केव्स होती है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे एक वो लगा रहता है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है मूवीज में दिखाते हैं कि गिरेगा तो ये मर्डर कर देगा किसी का, क्लियर। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको ऐसी केव्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कास्ट ट्रोपोग्राफी देखने को मिलेगी। कास्ट ट्रोपोग्राफी क्या होता है कि वो टोपोग्राफी जो सॉल्युबल मटेरियल से बनी हुई होती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे लाइमस्टोन है, ये जो पूरा रॉक सरफेस, जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं, ये जो रॉक सरफेस है ये क्या है, लाइमस्टोन का है पूरा। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर आता है, ठीक है, मतलब ये नीचे से जैसे मान लो कि कैपिलरी एक्शन के कारण ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, तो ग्राउंड वाटर ऊपर आता है, तो अब ये मिट्टी जो है सॉल्युबल है, तो जहां जहां तक ग्राउंड वाटर पहुंचता है वहां वहां तक मिट्टी क्या होती है, एक तरह से मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और इस तरह की टोपोग्राफी बन जाती है, अंडरग्राउंड केव्स बन जाती है, देखिए ना। तो वो कास्ट ट्रोपोग्राफी होती है, ठीक है। अब वो भी इरोजन ही हुआ ना, एक तरह से देखोगे तो ये पूरा सॉलिड पार्ट था, सॉइल थी, लाइमस्टोन था, वो क्या हो गया, वो एक तरह से दूसरी जगह चले गए, यहां से पानी आया, पानी ने उसको डिसॉल्व किया और दूसरी जगह ले गया बहा के अपने साथ। तो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर भी यहां पे इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो हाँ, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड बाय द लिथोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब वहां की लिथोग्राफी कैसी है, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे और चिंता मत करना, क्लियर हुआ। तो यहां पे हमने क्या देख लिया, यहां पे हमने इरोजन और डिपोजिशन, अभी डिपोजिशन पे नहीं आए हैं, ठीक है। इरोजन में ही हमने क्या क्या देख लिया कि हाँ इरोजन क्या होता है, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज, जो कुछ इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सारी चीजें होती है। तो वो सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक। एक पॉइंट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेदरिंग जो होता है वो क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है। वेदरिंग जो होता है तो सपोर्टिंग हैंड कराता है इरोजनल प्रोसेस में, मतलब रॉक पार्टिकल्स पहले से ही टूटे हुए रखे हैं अगर, तो उन्हें बहा के ले जाना, उन्हें उड़ा के ले जाना आसान है। तो वेदरिंग क्या करता है, सपोर्ट करता है, एड प्रोवाइड करता है इरोजनल प्रोसेस को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वेदरिंग होगी तो ही इरोजनल प्रोसेस होगी, वेदरिंग के बिना भी हो जाती है, ठीक। अभी और एक सवाल जब आएगा तब और चीजें क्लियरिटी हो जाएगी। तो वेदरिंग, इरोजन, अब इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ इरोजन। कंसिक्वेंसेस ऑफ इरोजन मतलब क्या होता है सर, जैसे इरोजन हुआ, एक जगह से आप क्या करते हैं, सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि बस वो अपने आप में उनको क्या बोलते हैं, रोबोट की तरह है, तो जो रॉक पार्टिकल्स है वो उड़ते ही जाएंगे, बैठेंगे नहीं नीचे, चिट्टी नहीं है ना। वो रॉक पार्टिकल्स कहीं ना कहीं जाके नीचे डिपॉजिट भी होंगे, क्यों होंगे, जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कभी खत्म पे आएगी ना, काइनेटिक एनर्जी कभी स्टैंड होल्ड पे आएगी, या फिर आप देखेंगे तो मूवमेंट जो है, मोशन जो है, उसको किसी ना किसी चीज का कह सकते हैं कि एक तरह से क्या हो जाए, किसी न किसी चीज का एक ऑब्स्ट्रक्शन सहना पड़ेगा, ठीक। तो जब क्या होता है कि वो जो इरोजन हो रहा है, वो इरोजन खत्म होके एक जगह पे रुक जाता है, तो वो पार्टिकल्स जो जा रहे थे, ठीक है, जो मोशन में थे, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, जहां सेटल डाउन होंगे वो डिपोजिशन होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे अगर आप समझोगे यहां रॉक पार्टिकल्स थे, यहां से रॉक पार्टिकल्स उड़े या फिर बहे, जो भी करना है, ठीक, वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो गए, ये यहां डिपॉजिट हो गए, तो ये क्या हुआ, सरफेस में चेंज हुआ, ठीक है, सरफेस में चेंज हुआ, और प्रोसेस क्या है, इरोजन, डिपोजिशन। अब समझ में आया, इरोजन और डिपोजिशन। तो द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस
energy on gentler slope and the material carried by them start to settle themselves। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया जो जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे नहीं कि परमानेंट है, अब स्लोप आ गया, मान लो कि ऐसा था, ये समझ लो कि यहां पे क्या था, एक टीला था, विंड ने अपने साथ वो जो दिखा रहे हैं ना, वो विंड अपने साथ उड़ा के लाती है। ठीक है, विंड अपने साथ उड़ा के लाती है रॉक पार्टिकल्स को, और यहाँ पे अब क्या होता है, धीरे धीरे रॉक पार्टिकल सारे डिपॉजिट कर देगी विंड। क्यों? क्योंकि विंड के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो रॉक पार्टिकल्स को एकदम पहाड़ के ऊपर से ले जाके नीचे उतार दे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या होता है, जो इरोजनल एजेंट्स रहते हैं, वो विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दे एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस एनर्जी ऑन जेंटलर स्लोप्स। तो स्लोप जब आएंगे जेंटल स्लोप्स, तो वहां पे वो अपनी एनर्जी को खोते चले जाएंगे। एनर्जी जहां खोई उनने, तो वो वहां पे सेटल डाउन हो जाएंगे वो सारे मटेरियल्स, और जो सेटलमेंट होगा तो उसे डिपोजिशन कहते हैं हम। ठीक है, और इस डिपोजिशन प्रोसेस में देयर आर नो एजेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस में कोई भी एजेंट इन्वॉल्व्ड नहीं होता है, देयर आर नो एजेंट्स इन्वॉल्व्ड। अब बोलोगे सर कैसी बात करो, एजेंट्स है तो सही, विंड वगैरह ये सारी, तो विंड वगैरह वो किसका है एजेंट है, वो इरोजनल प्रोसेस का एजेंट है। हम डिपोजिशन की बात करें तो डिपोजिशन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। डिपोजिशन तो टोपोग्राफी वगैरह जो है, जो विंड की वेलोसिटी खत्म हुई तो क्या होगा कि अपने आप डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन पे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह है, ठीक है, ये अभी मार्कर गिराऊंगा, अभी नहीं गिराऊंगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो लेकिन हम जैसे देखें ब्रॉडली तो यहां पे कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं इन द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ये कहा गया है। क्लियर हुआ? द कोर्सर मटेरियल्स गेट डिपॉजिटेड फर्स्ट एंड द फाइनर वंस लेटर। जो मोटा मोटा डिपोजिशन होगा, मतलब ग्रेन्स होंगे जिनमें वजन ज्यादा होगा, वो पहले सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बाद में क्या होंगे, जो लाइट रहेंगे, जो फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, वो बाद में डिपॉजिट होंगे, लेकिन डिपॉजिट सभी को होना एक ना एक दिन। बाय डिपॉजिशन डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप। अब डिपॉजिशन का एक अच्छा मतलब हम चेंज बात ये कर रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और जो चेंजेस आ रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो अब क्या होता है डिपॉजिशन से, जैसे मान लो कि एक इस तरह की कोई टोपोग्राफी थी, ठीक है, इस तरह की कोई टोपोग्राफी ऐसी थी। अब क्या होता है कि डिपॉजिशन से होता क्या है कि जो डिप्रेशंस रहते हैं वो फिलअप हो जाते हैं। अब सेडिमेंट्स आए, सेडिमेंट्स यहां डिपॉजिट होते चले गए, तो जो पहले गड्ढा था वो भर गया पूरा। आया समझ में? तो डिपॉजिशन से क्या होता है कि इस तरह से डिप्रेशंस गेट फिल्ड अप द सेम इरोजनल एजेंट्स। तो जो इरोजनल एजेंट्स कहीं से तोड़फोड़ करके ला रहे थे, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ये सारी चीजें, ये एक जगह से सामान को उठा के लाए थे, यही जो डिग्रेडेशन का काम कर रहे थे। आया ना समझ में? जो पहले डिग्रेडेशनल का काम कर रहे थे कि यहां से चीजों को डिग्रेड करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं, वो अब क्या काम करते हैं, एक्ट्स एज एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट। ठीक है, तो यही एजेंट क्या करते हैं, यही एजेंट डिपोजिशनल एजेंट का मतलब डिपोजिशन का भी काम करने लगते हैं। अब आप बोलोगे सर आपकी बात से कॉन्ट्रडिक्ट होगा, आप बोल रहे कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, एजेंट आ रहे हैं। तो ये नो एजेंट्स इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि जो डिपोजिशन की प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को, वो डिपोजिशन की प्रोसेस नेचुरल हो रही है, उसमें किसी चीज का काम नहीं है। बाकी ये जो एजेंट्स है, तो एजेंट्स को ऐसा कहा जा रहा है कि एजेंट्स जो डिग्रेडेशन करते थे वही एग्रेडेशनल भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन डिपोजिशन क्लियर हुआ? अब देखो, ठीक है, ये जो सवाल है तो केबीसी टाइप से है यहाँ पे। इन सवालों के थ्रू आपको तीनों जो कंसेप्ट है ना, तीनों कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। आप थोड़ा 2 मिनट अटेंटिवली सुन ला। अगर आपको अभी लेक्चर में कुछ समझ में नहीं भी आया होगा तो यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएगी। हमने क्या क्या पढ़ा डिनिडेशनल प्रोसेसेस में, एक तरह से देखोगे तो वेदरिंग पढ़ा, मास मूवमेंट पढ़ा, मास मूवमेंट के साथ साथ में हमने लास्ट जो पढ़ा वो ये इरोजन वाला पढ़ा भी। ठीक, तो यहां पे क्या पूछा है कि देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल इन मास मूवमेंट्स एज वेल एज इन इरोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सही बात है, मास मूवमेंट में भी लैंडस्लाइड होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, और इरोजन में भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। सो व्हाई कांट बोथ बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम? दोनों को सेम क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप क्या दोगे बताओ जरा मुझे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब सीधा सा ये जाएगा कि मास मूवमेंट्स में क्या हो रहा है, मास मूवमेंट में जो ड्राइविंग फोर्स है वो ग्रेविटी है। यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाते हैं, अगर आपको डिफरेंस लिखने को आ जाए मास मूवमेंट और इसमें डिफरेंस लिखो, दोनों में तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपको मूवमेंट लिखते आना चाहिए। ठीक है, इरोजन में जो ड्राइविंग फोर्स है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स, इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ये सारी चीजें। आईएनएसएस में एक डिफरेंस ये लिख सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, मास मूवमेंट में क्या होता है, मास मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, और मास मूवमेंट में जो अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, जो लैंडमास मूव होता है वो ज्यादा रहता है। इरोजनल जो रहता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट बहुत दूर होता है। ठीक है, दूर दूर तक हवाएं कहां तक जाती है बताओ, वहां तक डिपोजिशन करती है वो। ठीक है, तो इरोजनल प्रोसेस में जो मूवमेंट होता है दूर होता है और उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूस होता रहता है, और मास मूवमेंट कंटिन्यूस नहीं होता है। समझ में आएगा? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए अलग अलग लिखी हैं।
ठीक, और इसी के साथ आप सवाल का सही जवाब दोगे तो जीतोगे कुछ ना कुछ, अच्छे नंबर तो जीत ही लोगे। समझ में आया ना? इसी को वेदरिंग से कंपेयर करते तो वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस है? तो वेदरिंग ऑन साइट है, इरोजनल क्या है? मूवमेंट बेस्ड है। समझ में आया? ठीक है, फिर अगली चीज क्या है? कैन देयर बी एप्रिशिएबल इरोजन विदाउट रॉक्स अंडरगोइंग वेदरिंग? अब बताओ जरा, क्या कोई एप्रिशिएबल मूवमेंट हो सकता है या फिर कह सकते हैं इरोजन हो सकता है? इरोजन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है विदाउट अंडरगोइंग वेदरिंग। मतलब एक रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, एकदम टनाटन रॉक है एकदम, मतलब कोई इसमें वेदरिंग हुई नहीं है, क्या इस रॉक में इरोजन हो सकता है? सोचो जरा। नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये आपको सोचना है 2 मिनट के लिए। तो जैसे अगर हम देखेंगे, हमने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, इसलिए पहले से चिल्लाते आ रहा था मैं कि वेदरिंग इज नॉट द प्री कंडीशन, नॉट द प्री कंडीशन, नॉट द प्री कंडीशन। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि ये रॉक वेदर्ड है, ठीक है, ये रॉक अगर वेदर्ड है, टुकड़े हैं इसके, तो ठीक है, विंड के लिए, वाटर के लिए आसान रहेगा इसको बहा के ले जाना। लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर ये रॉक वेदर्ड नहीं है, ठीक, मैंने वही बोला कि टनाटन है एकदम, तो अब क्या होगा, अब जैसे विंड चलेगी, जैसे वाटर चलेगा, तो जो एक कंटिन्यूस फ्रिक्शन डेवलप होगा, एक कंटिन्यूस एब्रेशन डेवलप होगा, मैंने बताया था ना, तो उसके चलते भी इरोजन हो जाएगा। ठीक, इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या पता है? मशरूम रॉक्स देखिए आपने, मशरूम रॉक जो डेजर्ट में होती है, इस तरह से मशरूम की तरह होती है। अब ये नीचे से पतली क्यों हो जाती है पता है? डाइटिंग पे नहीं है, नीचे से पतली इसलिए हो जाती है क्योंकि ये रॉक का एक तरह से कह सकते हैं वेदरिंग नहीं हुई है रॉक की, लेकिन जो इरोजन हो रहा है, जो सैंड पार्टिकल्स उड़ते जा रहे हैं हवा में, वो नीचे टकराते जा रहे हैं, और नीचे जब टकरा रहे हैं तो फ्रिक्शन एब्रेशन क्रिएट हो रहा है, और उससे क्या होगा, फ्रिक्शन एब्रेशन जो क्रिएट होगा, तो उससे आप एक तरह से देखोगे तो एक तरह से इरोजन प्रोसेस और क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी, इरोजन प्रोसेस और एक्सीलरेट हो जाएगी। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? तो जरूरी नहीं कि वेदरिंग हो तभी इरोजन होगा, इरोजन होता रहेगा, ठीक है, और इरोजन को जन्म देगा। देयर कैन बी एप्रिशिएबल इरोजन विदाउट रॉक्स अंडरगोइंग वेदरिंग, तो यस देयर कैन बी। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक इरोजन एंड डिपोजिशन। आई होप यू एंजॉयड इट। समझ में आई चीजें? ठीक, चैप्टर का एक मेजर पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है, मतलब हमने सारी डिनोटेशनल प्रोसेसेस पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में अब क्या होगा, ये जो पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो सरफेस पे चेंज आता है ना, वो जो सरफेस पे चेंज आता है उससे ही सॉइल बनती है। तो हम सॉइल फॉर्मेशन को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करते हैं यहां तक चीजें समझ में आई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।